तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों आज का टॉपिक 10th क्लास के लिए टॉपिक का नेम है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम 10th क्लास का इसी लाइट यूनिट के अंदर बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर 3 लेक्चर आपको मिलेंगे। एक में बेसिक इंट्रोडक्शन है, देन कैसे रेज जो आ रही हैं वो मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं, कौन कौन से केसेस है कनकेव के कन्वेक्स के वो भी बने हुए हैं, और लास्ट पे एक न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी वीडियो उस पे बनी हुई है। तो आज बच्चों हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क था पहली वीडियो में बता चुका हूं, हल्का सा एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लें। देखो, अगर कोई मीडियम, जैसे अभी ये एयर है, यहां पर भी एयर होगी, एक छोटा सा ये ग्लास रखा हुआ है, ओके, ये ग्लास है। ग्लास के बैक साइड को अगर हम बच्चों क्या कर दें, पेंट करते हैं उसके, तो अगर एयर आए, एयर में से कोई रे आएगी बच्चों, तो अगर वो यहां पर जाकर इस ग्लास के ऊपर जाकर जब लगेगी, कोई रे आएगी जो कि कहां से आ रही है, मान लो सन से आ रही है, वो रे इसके ऊपर जाकर अब जब स्ट्राइक करेगी उसके बाद वो इसी मीडियम, इसी तरफ वापस चली जाएगी। और यहां पर हमने देखा था कि ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ओके। ये इंसिडेंट एंगल है, रे आई ऐसे और वापस चली गई, और ये एंगल दोनों सेम बनते थे हमेशा, याद रखना। और ये इसके ऊपर मैंने क्या बनाया, नॉर्मल। तो रे आई, एयर में आई और एयर में वापस चली गई, इस ग्लास के अंदर गई ही नहीं, क्योंकि ये ग्लास की बहुत थिकनेस बहुत कम है, तो बैक साइड इसकी प्रॉपरली पेंट की गई है, तो सामने वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, एक तरह से पॉलिश हो गया। तो ये ग्लास एक्ट करता है एज अ मिरर। तो रे आई वापस चली गई, जैसे आपके घरों में भी मिरर होंगे, ओके। इसी तरह से कनकेव और कन्वेक्स के लिए भी हमने पढ़ा था। कनकेव फिगर कुछ ऐसी थी, बैक साइड पेंटेड था। कन्वेक्स के लिए फिगर कुछ ऐसे थी और बैक इस साइड पेंटेड था, और ये हमारे पास पॉलिश्ड पोर्शन था। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा वो देख लें। इसी तरह से हमारे पास ग्लास होगा, ओके। अब ये ग्लास की थिकनेस कितनी है उसके ऊपर प्रॉपरली डिपेंड होगा कि रे कैसे कैसे पास आउट हो रही है। मान लो ऐसे ही इसके ऊपर रे आकर स्ट्राइक करी तो क्या बनेगा, सबसे पहले नॉर्मल। और ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जैसे ये ट्रांसपेरेंट था, बट बैक साइड इसके क्या किया हमने, पेंटेड किया था। इसकी बैक साइड हमने पेंटेड या सिल्वरिंग कुछ भी नहीं किया, इसे पेंटेड सिल्वरिंग दोनों बोल सकते हैं। इसके पीछे मैंने कुछ नहीं किया, ये एक तरह से क्या है, ग्लास है। तो रे क्या होगी, रे आई और वो रे इसके अंदर से पास होकर आगे चली जाएगी, ओके। तो रे आई और इसके अंदर से पास होकर आगे चली गई। अब वो डिपेंड है कि रे जो आ रही है वो कैसे इसके अंदर से पास होगी, वो हम पढ़ेंगे आगे, ओके। यहां पर रे आई थी इसी मीडियम में, ये एयर थी, एयर एक मीडियम है, यहां पर ये ग्लास था और फिर आगे एयर थी, बट एयर में आई और एयर में ही वापस चली गई, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई, ओके। रे आई रिफ्लेक्ट होकर चली गई। यहां पर क्या है, एयर में आई, यहां पर ये पूरा पोर्शन एयर है, जैसे अभी रेस आ रही हैं, आई और यहां पर स्ट्राइक करी और इस ग्लास के अंदर से होकर वापस गई और फिर से बाद में एयर में चली गई। यहां पर एयर इस तरह सा ग्लास था, तो ये ग्लास है। तो रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, और आगे भी जितने मीडियम है अगर उनमें से पास होकर जा रही है, तो रे का एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर प्रवेश करना, जब उसके अंदर से पास होकर जाना, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई, क्लियरेंस आ गई दोनों में, दोनों क्या क्या थिंग्स थी, ओके। अब पढ़ेंगे कि यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है और कैसे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मान लो आपके पास कोई वाटर टैंक होगा, ओके, वाटर टैंक है, उसके अंदर बच्चों एक हमने क्या रख दिया, कोई भी स्टोन उस वाटर टैंक के अंदर रखा, उसके फ्लोर के ऊपर। जैसे ये हमारे पास एक वाटर टैंक है, इसमें क्या है, वाटर है, ओके। और इसके बेस के ऊपर बच्चों यहां पर एक स्टोन पड़ा है, ठीक है, यहां पर स्टोन पड़ा हुआ है इस वाटर टैंक के अंदर। हम अगर यहां से इस वाटर टैंक को देख रहे हैं, ओके, ये हमारी आई है,
हम इस यहां से या ऊपर से, और डिपेंड है अगर ये वाटर टैंक पूरा तरह से ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना है, तो हम यहां से भी देख सकते हैं। ओके, तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं, यहां से भी देखेंगे, तो हमें क्या लगेगा, यहां से देखेंगे तो रे कैसी होगी, रे हमारे पास पहुंचेगी, सन की रे होगी, और यहां से हमारी आई पर जाएंगी, आई के बाद फिर से इसके ऊपर जाएंगी, वैसे ही वापस फिर आएंगी, तो हमें ये पोर्शन दिखेगा। जैसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि हम किसी भी चीज को देखते कैसे हैं बच्चों, जब उसके ऊपर रे फ्रॉम सन जाकर स्ट्राइक करती है और वो पोर्शन वहां पर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास रे वापस आए, तो हमें वो चीज दिखती है जिसके ऊपर से वो रे वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंच रही है। ओके, अगर रास्ते पे कोई भी चीज ना हो तो हमें वो कोई भी चीज जहां से, अब हमारे पास कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कोई भी चीज हमें नहीं दिख रही है, तो बच्चों हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, रे लाइट तो है, लाइट उस चीज के ऊपर ट्रांसमिट होकर उस चीज के ऊपर स्ट्राइक कर कर हमारे पास नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब कोई भी चीज पास नहीं है। अगर आपके पास कोई भी चीज हो, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, अब बच्चों मेरे ऊपर लाइट आई, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और फिर आप तक पहुंचे, इसलिए मैं आपको दिख रहा हूं। ओके, अब अगर आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर आई लाइट रिफ्लेक्ट, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह से ये तो पॉलिश्ड पोर्शन है, बट इसकी बैक साइड क्या है, एक तरह से पेंटेड है, लाइट इसमें जाकर अंदर तो नहीं जा रही ना। जैसे ग्लास की मैंने एग्जांपल दी, ग्लास भी एक तरह से इसी तरह का मीडियम बनकर नजर आ रहा है, जिसके ऊपर लाइट आई और लगकर वापस जा रही है। उसी तरह से मैं भी क्या हूं, मेरे अंदर से लाइट पास होकर आगे नहीं चली गई, आई लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट हुई और आप तक पहुंची, तो इसका मतलब मैं भी क्या हूं, एक तरह से एक्ट कर रहा हूं, जैसे यहां पर मिरर एक्ट कर रहा था वैसे मैं एक्ट कर रहा हूं। लाइट आई, यहां पर रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंची, तो इसका मतलब आपको मैं दिख रहा हूं। ओके, तो मिरर के अंदर आप खुद को देखोगे तो पूरी तरह से लाइट आई, यहां पर रिफ्लेक्ट होकर वापस गई और आप पूरी तरह से अपने आप को देख पाओगे। ओके, तो इसका मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और यहां पर भी क्या होगा, जैसे अब यहां से आप इस स्टोन को देखोगे तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो कहीं से भी आएगी बच्चों, आपकी आई तक जाएगी, आपकी आई इसको देखेगी, इससे रे ऑफ लाइट वापस यहां तक आप तक पहुंचेगी, ऐसे समझ लो। जहां जो रे ऑफ लाइट है वो बहुत सारी, हर तरफ रे ऑफ लाइट है, क्योंकि सन जो है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, रेज ऑफ लाइट सभी तरफ है, तो रेज ऑफ लाइट जाकर इसके ऊपर लगेगी, यहां पर स्टोन के ऊपर लगकर वो बहुत तरफ जाएगी। ओके, तो कोई एक आधी लाइट यहां से आपकी आंख पर, आपकी आंख तक भी पहुंचेगी। ओके, तो रेज ऑफ लाइट बहुत तरफ जा रही हैं, आती हुई हम रे ऑफ लाइट बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या इसको देखना है। तो ये हमें कैसे दिखेगा, अगर यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी और आपकी आंख तक पहुंचेगी, तो आप इसको क्या नजर आओगे, ये चीज आपको नजर आएगी, स्टोन इसके अंदर नजर आएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस वाटर टैंक के अंदर अगर कोई स्टोन पड़ा हुआ है बच्चों, तो आपको क्या वो उसी ग्राउंड पोजीशन के ऊपर ही नजर आता है, जहां थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, बोलो एक्सपीरियंस आपका है। वाटर टैंक के अंदर कोई स्टोन पड़ा है, तो क्या आपको वो जो स्टोन है वो यहां पर जो ग्राउंड पोजीशन पर है यहां पर ही नजर आएगा, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे कि जहां थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। तो आंसर क्या है कि ये बच्चों आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, ऐसे लगता है कि वो थोड़ा सा ऊपर है। जब आप इसको ऐसे बोल दो कि जो इसकी, क्योंकि ये डेप्थ के ऊपर है, यहां पर ग्राउंड पोजीशन पर है, जो इसकी डेप्थ है इस वाटर टैंक के ऊपर, जितना वाटर टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है उससे हमें नजर क्या आता है, थोड़ा कम, ऐसे लगता है कि ये जो ग्राउंड है थोड़ी सी ऊपर है, तो इसका मतलब रियलिटी में इतना पानी है उसके अंदर। ओके, तो अगर जब आप इसको देखते हो तो ये आपको ये ग्राउंड पोजीशन ये थोड़ी सी ऊपर नजर आती है, मींस इतनी नजर आएगी, तो आपको लगता है कि पानी इतना है, बट पानी कितना है, इतना बड़ा होगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर आना ग्राउंड पोजीशन का, जहां ये स्टोन का थोड़ा सा आपको यहां पर नजर आना, ये चीज, ये इफेक्ट भी किसके लिए, किसके कारण होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होगा। वो क्यों, कैसे ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास नजर आती है, कैसे हम बताएंगे इसको कि ये कुछ ऐसे होता है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर के। वाकई में जब जो एयर है वो मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर, अभी यहां पर ये ग्लास तो नहीं है, यहां पर तो ग्लास था, यहां पर ग्लास थोड़ी ना, यहां पर एयर थी, यहां पर वाटर है, तो वाटर भी क्या है, एयर से थोड़ा सा गाढ़ा है, डेंसर है।
जैसे ग्लास था, ये भी डेंसर है। तो ये डेंसर वर्ड जो है आप इसको अच्छे से पढ़ोगे अभी यहां पर, कि ये हमें थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, क्यों? तो समझते हैं उसको अच्छे से। मारो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिटेल। बच्चों अच्छे से नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपको पूरी तरह से क्लियर है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो कैसे है, मान लो हम आपके पास ये एक बहुत बड़ी ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब समझते हो? ये एक हमारे पास ग्लास है, बहुत इतना लंबा ग्लास है, रेक्टेंगुलर शेप का हमें नजर आ रहा है, बट ये थोड़ा सा क्या होगा, इतना मोटा भी होगा और वो नीचे को होगा। तो ये एक तरह से क्यूबॉइड शेप का है। ओके, क्यूबॉइड शेप का है। रेज आएंगी यहां से, इसके अंदर इस ग्लास स्लैब जो कि इतना मोटा है, इसके अंदर से रेस जाकर आगे पास होगी। तो होगी क्योंकि ये दोनों तरफ से मैंने कहीं पर भी इसको पॉलिश नहीं किया। ओके, जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन होगी बच्चों उसको आप नोट करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो थिंग्स आपको दिमाग में आ गई तो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। मैं रिजल्ट लिखूंगा यहां पर कि क्या है रिजल्ट इसका। तो क्या है बेसिकली, देखो कभी भी रे, अभी यहां पर क्या है, ये पूरी तरह से ये ग्लास है, तो ग्लास के आसपास यहां पर कुछ भी नहीं, तो यहां पर क्या है, एयर है, या बोल दो वैक्यूम है। एयर और वैक्यूम का मतलब क्या, एयर का मतलब क्या है, फिर भी थोड़ी बहुत हवा है, तो वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं है। और 10th क्लास तक आप एयर और वैक्यूम को सेम ही मानकर चलोगे कि मीन्स यहां पर कुछ भी नहीं है, बहुत लाइट है। लाइट मतलब लाइटर, ये डेंसर है, डेंसर मीन्स गाढ़ा है, संकना है। तो ये क्या है, एयर जो है ये बहुत ज्यादा क्या है, इसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू ग्लास। तो ये क्या है, ये एयर है, आराम से हल्की सी जगह है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, रे ऑफ लाइट, अभी एयर में रे ऑफ लाइट आ रही है, बहुत आराम से आती है। यहां से रे ऑफ मेरे तक रे ऑफ लाइट आ रही है, बहुत आराम से आएगी। तो स्पीड जो लाइट की होती है बच्चों, वो आपको पता है कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स 3 के साथ 8 टाइम्स 0 और लिखी जाए तो इतनी तेजी से स्पीड है लाइट की, जो कि 1 सेकंड में इतने मीटर पहुंच जाती है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तभी तो ऐसे होता है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, सूरज एक है। जैसे ही सुबह सनराइज होता है बच्चों, तो उसकी रेस एकदम से जल्दी से बहुत दूर तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है। तो कहां से पास होकर जा रही है, एयर में हो रही है। तो इसका मतलब एयर के अंदर, याद रखना ये स्पीड ऑफ लाइट किसमें है, एयर या वैक्यूम। अप्रोक्सीमेटली इतनी स्पीड ऑफ लाइट है, किसकी, लाइट की। ओके, तो वही लाइट अब यहां पर एयर है, तो जाकर वो लाइट अगर यहां पर स्ट्राइक करी, ये सन से आ रही है मान लो कोई लाइट, ओके, तो वो जाकर यहां पर स्ट्राइक करेगी। अब यहां पर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, एयर है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, बहुत ज्यादा तेजी से होगी। तो यहां पर स्पीड लाइट की क्या है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आप अपनी एग्जांपल लो खुद की। एयर में आप भाग रहे हो बच्चों, जहां अभी एयर, सिंपल एयर मान लो, एयर में आप भाग रहे हो तो आप बहुत जल्दी से भागोगे। मीन्स यहां पर कोई मीडियम नहीं है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, बहुत तेजी से हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे हाथों को रोकने वाला कोई नहीं है, तो बहुत तेजी से भाग सकते हैं। आपको बोला जाए वाटर के अंदर भाग कर दिखाओ, भाग सकोगे? उतनी ही तेजी से भाग सकोगे जितनी तेजी से हम एयर में भाग रहे हैं। होएगा पॉसिबल? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, वो थोड़ा सा डेंसर है, वर्ड याद रखना, डेंसर है। एयर के मुकाबले वो थोड़ा गाढ़ा है। तो जो चीज गाड़ी है उसमें स्पीड क्या होगी, लेस होगी। लाइट उतनी तेजी से नहीं जाएगी जितनी तेजी से एयर में जा रही है। ओके, तो वाटर के अंदर स्पीड में फर्क आएगा। ओके, उसके बाद अगर ग्लास के अंदर बोला जाए, वैसे तो पॉसिबल नहीं है हम कि हम ग्लास के अंदर से पास होंगे, तो सिंपल बात, एयर और वाटर की हमने समझ ली। तो उसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड एयर में है इतनी। ओके,
तो अगर वो लाइट जो एयर की स्पीड, एयर के अंदर जो लाइट है स्पीड की, लाइट की स्पीड है, अगर वही बच्चों वाटर के अंदर पास होकर जाए तो क्या उसकी स्पीड में फर्क आएगा? अभी मैंने अपनी एग्जांपल बोल दी, वही एग्जांपल अगर आप इंट्रोड्यूस करो किसके ऊपर, वाटर के अंदर, कि वाटर के अंदर भी क्या उसी स्पीड के साथ लाइट जाएगी जिस स्पीड के साथ एयर में जा रही है। अपने एग्जांपल के साथ कंपेयर किया हमने, तो क्या होगा, वाटर के अंदर भी लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो गई क्योंकि लाइट क्या है, वाटर क्या है, एयर के मुकाबले डेंसर है, गाढ़ा है। ग्लास, ग्लास और वाटर या एयर, एयर बहुत ज्यादा लाइट है, लाइट मींस हल्की है, लाइटर शेड है, ओके। वाटर जो है उससे डेंसर है, ग्लास उससे भी ज्यादा डेंसर है, क्योंकि ग्लास के अंदर से पास होकर, हम तो ग्लास के अंदर से पास नहीं हो सकते, लाइट हो सकती है, ओके। जैसे हम खुद हैं, हम बच्चों एयर के अंदर तो इजीली पास भाग सकते हैं, वाटर के अंदर भी भाग सकते हैं बट कम स्पीड से। ग्लास के अंदर हम पास भी नहीं हो सकते, हम उसके अंदर से पास नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि ग्लास और किसी चीज को रोक देता है, हमारी स्पीड को ग्लास जीरो कर देता है, तभी तो हम उसके अंदर से पास नहीं हो सकते। क्लियर? तो अब एयर के लिए देखें, अब एयर के लिए देखें, एयर लाइट के लिए देखें या ह्यूमन बीइंग के लिए, ओके। एयर है, वाटर है और फिर क्या है, ग्लास, इन तीनों के लिए देखेंगे। लाइट के लिए एयर की स्पीड है 10⁸ मीटर पर सेकंड, एयर के अंदर लाइट इतनी तेजी से जाती है। ह्यूमन बीइंग कितना जाएगा यार, बहुत जल्दी से भी कितना भी भाग सकेगा, 1 सेकंड के अंदर बच्चों वो मैक्सिमम चला जाएगा 20 मीटर, बस 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर तक जा सकता है कोई भी पर्सन मैक्सिममली, ओके। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या है, वाटर के लिए है, ओके। तो वाटर के लिए लाइट की स्पीड क्या है, देखो वाटर के लिए लाइट की स्पीड होगी, वो क्या होगी, इससे कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। कितनी होगी पढ़ेंगे आगे जाकर। ह्यूमन बीइंग की भी वाटर के अंदर जाकर कम हो जाएगी, ग्लास के अंदर जाकर ह्यूमन बीइंग की स्पीड ही जीरो है, क्योंकि ग्लास के अंदर से ह्यूमन बीइंग पास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब लाइट की स्पीड भी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लास के अंदर से लाइट पास हो सकती है। कोई भी ग्लास होगा, आपके खिड़कियों में ग्लास लगे हैं, उसके अंदर से लाइट पास होकर आगे जा रही है तो पास हो सकती है, बट एज कंपेयर टू वाटर, जैसे इससे इसमें जाते वो कम हो गई, तो लाइट और ह्यूमन बीइंग को एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए हम ये बात बोल सकते हैं कि ग्लास में जाकर लाइट की स्पीड और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब जैसे जैसे कोई चीज डेंसर होती जाएगी, लाइट की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझते हैं अब उसके साथ क्या होता है। तो यहां पर मेरे पास है ये ग्लास, ओके। तो यहां से ये लाइट आकर यहां पर क्या हुई, स्ट्रेट लाइट आई, यहां पर जाकर स्ट्राइक करी, तो ये हो गई हमारे पास कौन सी लाइट, इंसिडेंट रे। ये एक रे है लाइट की, जहां पर जाकर वो इंसिडेंट करी, और ये है मेरे पास नॉर्मल, यहां पर मैंने नॉर्मल बना दिया, ओके। तो इसको हम हमेशा कैसे बनाते हैं बच्चों, डॉटेड। तो ये मैंने बना दिया नॉर्मल, ओके, सीधा। जहां पर ये रे जाकर इंट्रोड्यूस करी, स्ट्राइक करी, वहां पर मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल। अब क्या होगा, अब हमें यह बात पता चल गई कि जैसे ही लाइट की जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जाएगी तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, बट उसको मैं यहां पर समझाऊंगा कैसे, वो बात मैं आपको कैसे समझाऊंगा बच्चों। तो उसके लिए क्या समझा गया, कैसे बताना आपको जरूरी समझा कि आपको कैसे बताया जाए कि इससे जब यहां पर रे ऑफ लाइट जाएगी तो स्पीड कम होगी। तो उसको कैसे समझाया गया कि ऐसे आई रे और फिर क्या होगी, वो जैसे ही एयर से इसमें गई तो स्पीड, लाइट स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो जैसे कम होगी तो उसको आप कैसे बताओगे कि थोड़ी सी रे अंदर को चली गई है। समझ में आई बात? कैसे बताओगे, रे आई
अदरवाइज रे ऑफ लाइट कैसे जाती है, हमेशा सीधी जाती है। ओके, अगर मीडियम एक हो, एयर है, लाइट आ रही है, सीधी आ रही है। सन से रे सुबह आती हैं, सीधी आती हैं, क्योंकि रास्ते में एयर ही है, एक ही मीडियम है, तो एक मीडियम में जाए तो सीधी जाएगी। अब ये एयर से वाटर या ग्लास में चली गई। अब ये तो ग्लास है, ग्लास स्लैब है ना, ये ग्लास स्लैब है, तो मीडियम चेंज होगा, ये ग्लास है, तो इसके अंदर जाकर स्पीड कम होगी। तो कम स्पीड होने के कारण उसको हम कैसे बताएंगे कि रे आ रही थी सीधी, वो जाकर थोड़ी सी इस नॉर्मल की और नॉर्मल वाली साइड को मुड़ गई। ओके, वैसे कैसे जानी थी, सीधी। अगर ग्लास स्लैब ना होता तो ये सीधी ऐसे जाती जैसे आ रही थी, उसने ऐसे सीधा जाना था, बट हुआ क्या, आई थोड़ी सी अंदर को मुड़ गई। अब ये ग्लास जितना ज्यादा डेंस होगा, अब हर एक ग्लास, कुछ ग्लास ऐसे होते हैं बच्चों, वो ज्यादा डेंस नहीं होते, पतले हैं थोड़े से, ठीक है। और जो अच्छी क्वालिटी का ग्लास होगा, क्योंकि हर एक ग्लास, कुछ ग्लास ऐसे हैं उसको आराम से ऐसे मारोगे तो वो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब वो उतना अच्छा ग्लास नहीं है। बहुत अच्छा ग्लास होगा जो बहुत टफ होगा, तो वो क्या होगा, उसके अंदर से लाइट और मुश्किल से पास होगी, तो वो उतना डेंस, वो उतना इसकी और नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी लाइट। तो जितनी स्पीड कम होगी उसी के कारण ये रे ऑफ लाइट अंदर को मुड़ती है। ओके, अगर माना जाए यहां पर ग्लास की जगह वाटर होता तो यहां से आती, तो ग्लास के मुकाबले वाटर क्या है, आराम से अपने अंदर से रे ऑफ लाइट को पास कराएगा, क्योंकि ग्लास और स्पीड को रोकता है, वाटर रोकता जरूर है, इससे रोकेगा, क्योंकि एयर में स्पीड ज्यादा है, वाटर में जाकर कम होगी, ग्लास में जाकर और कम होगी। तो इसका मतलब एट दैट टाइम अगर ये ग्लास की जगह वाटर होता तो रे ऑफ लाइट आती, पर इतनी ना मुड़ती, थोड़ी सी इससे ऐसे मुड़ जाती अंदर को। ओके, तो समझा गया। तो ये अगर एयर ही होती सिंपल जैसे ये था, तो रे ऑफ लाइट ऐसे आनी थी, वाटर के लिए कुछ ऐसे हो गई, और ग्लास स्लैब के ग्लास है अगर यहां पर तो ऐसे हो गई। तो जितना ज्यादा डेंस होगा वो रे ऑफ लाइट उतनी ही इस नॉर्मल की ओर, ये नॉर्मल है, पूरा पूरा नॉर्मल है, तो इसकी ओर मुड़ती जाएगी। बात समझ में आ गई। ऑब्जर्वेशन आपने क्या समझी अब इस प्रैक्टिकल से, ये प्रैक्टिकल आप स्कूल में जाकर जरूर करना बच्चों, ग्लास स्लैब के साथ होएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, आराम से बनेगा भी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, अ रे ऑफ लाइट bends when it moves from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जब लाइट जो है वो पास करेगी तो वो हमेशा बेंड कर जाएगी, वो हमेशा बेंड करेगी। अब एयर से ग्लास में गया तो बेंड हो गई नॉर्मल की ओर इस तरफ। अगर रे ऑफ लाइट अब यहां से ग्लास के बाद एयर में जाएगी, फिर क्या होगा कि पास आई रे, ग्लास के अंदर गई, ग्लास से फिर से बाहर निकलेगी, फिर से बाहर एयर में जाएगी, तो बाद में ग्लास से फिर में एयर में गई, तो बच्चों अब क्या होगा, देखो जो रे ऑफ लाइट है, आपकी घर की खिड़कियों में बच्चों ग्लासेस लगे होंगे, तो ग्लासेस लगे हैं, तो रे जब आती है एयर से, जो सन से आ रही है बच्चों रे, तो वो एयर में होकर आ रही है, तो जैसे वो ग्लास के अंदर पास होगी तो वो थोड़ी सी क्या होती है, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, उसके बाद वो ग्लास के अंदर थोड़ी ना रहेगी, तो आपकी खिड़कियों के थ्रू होती हुई, जो ग्लास लगा उसके थ्रू होती हुई आपके कमरे में पहुंचती, तो कमरे में फिर से क्या है, एयर है। ओके, तो फिर क्या होगा, फिर से रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी, अब डेंसर से कहां निकली, एयर में, अब आगे फिर से एयर है, तो अब क्या होगा, जल्दी से ये ऑब्जर्वेशन आप लिख लो बच्चों, रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, हमेशा बेंड करती है। तो अब जैसे ही वो यहां पर पहुंची, अब रे ऑफ लाइट कौन सी थी, ग्लास के लिए ये जा रही है वो रे ऑफ लाइट, ये डार्क वाली। ओके, ये दोनों मैंने समझाई थी आपको वैसे। ओके ओके, तो रे ऑफ लाइट अब ऐसी होगी, थोड़ी सी अंदर की ओर बेंड हो गई,
ओके, अब अंदर की ओर गई, अब यहां पर जाकर वो रे ऑफ लाइट जो थी वो यहां पर पहुंची, यहां पर जाकर फिर से क्या बनेगा, नॉर्मल बनाया जाएगा। ओके, सीधा नॉर्मल एक फिर से यहां पर बना दिया गया। ओके, नॉर्मल बनाया गया, जैसे ये नॉर्मल था वैसे एक और नॉर्मल बनाया गया। अब क्या होगा, ये क्या है, डेंसर है, ये है एयर। तो जैसे ही ग्लास में से वो रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी, अब स्पीड क्या होगी, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज होगी। ओके, जैसे यहां पर इंक्रीज थी वैसे इंक्रीज यहां पर होगी, होगी ना, तो फिर से इंक्रीज होगी, तो फिर से क्या होगा, जैसे अब यहां पर बनाया हमने कि यहां से जब वो यहां तक पहुंची, इसके अंदर ग्लास के अंदर गई, तो वो इस नॉर्मल की और बेंड होगी, इस तरफ बेंड होगी, जैसे ये जा रही थी ऐसे इस तरफ को आ गई। अब इसमें से जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ये ग्लास है, ये फिर से वही एयर है, जो ये यहां पर एयर थी वही एयर यहां पर होगी, क्योंकि एयर थोड़ी ना अलग होती है कोई, वही एयर फिर से आ गई। तो अब क्या होगा, जब स्पीड कम हुई तो अंदर चली गई, स्पीड ज्यादा होगी फिर से रे ऑफ लाइट की, तो कैसे होगी, वो बाहर की ओर जाएगी, तो फिर से क्या हो गया, ऐसे होगी। तो रे ऑफ लाइट अब नॉर्मल से दूर की ओर चली गई, हो गई, अब यहां से इस नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये बात याद रखना बच्चों, आप रे ऑफ लाइट आई, एयर से ग्लास में गई, तो इस नॉर्मल की और बेंड हो गई, ये गई, और फिर से ग्लास से एयर में गई, तो फिर इसी नॉर्मल से बाहर चलेगी। सेम नॉर्मल आगे आगे लेकर नहीं जाना, इस पॉइंट के लिए ये इन दोनों मीडियम एयर और ग्लास का मीडियम इंटरफेस ये है, ये लाइन जो है ये बताएगी कि ये दोनों मीडियम अलग अलग है, ये इन दोनों के बीच का बॉर्डर है ये लाइन। तो जहां पर बॉर्डर होगा वहां पर नॉर्मल बनाना है। तो रे ऑफ लाइट इसकी बात करूंगा तो यहां पर जाकर स्ट्राइक करी तो यहां पर नॉर्मल बनाया, फिर आगे जाकर वो रे ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक करी तो यहां पर नॉर्मल बनाया, फिर से बाहर निकल गई। तो वैसे ही ये ग्लास और एयर का बॉर्डर कौन सा है, ये लाइन है पूरी पूरी, तो वहां पर नॉर्मल बनाया गया। बात समझ में आ गई। तो जो ये रे थी वो आ रही थी, वो इतना क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, डिस्प्लेस्ड रे, तो इतने डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेस हो गई। अदरवाइज ये ग्लास ना होता तो रे सीधी आनी थी, इसके कारण वो रे आई ऐसे, फिर ऐसे गई, फिर से आगे बाहर निकल के आ गई। ओके, तो इतना यही रे इतना डिस्टेंस दूर होकर आई, किसके कारण, इस ग्लास के कारण। तो यही चीज, इसका मतलब क्या है कि जैसे रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो बच्चों वो अपना रास्ता है उसको क्या करती है, चेंज करके जाती है। उसी के कारण ये इतना डिस्टेंस आ गया। तो पिछले केस में स्टोन ऊपर नजर क्यों आता था, रे ऑफ लाइट आई, वो जैसे सीधी जानी चाहिए थी वैसे नहीं गई, वो थोड़ा सा मीडियम नीचे की ओर चली गई। ओके, क्योंकि वो ऐसे आती हुई सीधी नहीं आई, वो थोड़ी सी इस तरफ को चली गई, यहां पर। ओके, तो यहां पर चली गई, और इसका मतलब क्या होगा कि जो एग्जैक्ट लोकेशन स्टोन की थी वो अब क्या हो गई, अपनी जगह से हिल गई। तो हमें स्टोन क्या, क्योंकि स्टोन दिखेगा कैसे, रे ऑफ लाइट के कारण ही, तो वो अपनी जगह पर नजर नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर नजर आता है। ओके, तो सिर्फ रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो बेंड होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी चीज पड़ी हुई हो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से कहीं और नजर आती है, थोड़ा सा ऊपर को नजर आती है। तो ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब इससे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या बनाओगे, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है बच्चों, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन then that ray of light will bend, okay, depending upon the medium. ओके, तो वो हमेशा रे ऑफ लाइट बेंड करेगी, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो सिंपल क्या बोलेंगे, द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, लिख देता हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट moves from one medium to another is called refraction of light.
ओके। और वो बेंडिंग ऑफ लाइट हो कहां पर रही है? एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। इन दोनों का इंटरफेस कौन सा? बॉर्डर। इंटरफेस मीन्स बॉर्डर। इन दोनों का रे एयर है, ग्लास है, यहां पर इसका बॉर्डर ये है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना एट द इंटरफेस, यहां पर ही बेंड होकर आगे बढ़ी ना, एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिजल्ट में लिखिए अब क्या आपने समझा यहां से। व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड कैसे होती है? जब रेयर से डेंसर में जाएगी कोई भी मीडियम। अब ग्लास और वाटर दोनों में से रेयर कौन सा है? रेयर मीन्स हल्का। ओके, दो वर्ड्स है बच्चों, रेयर, रेयर, और दूसरा है डेंसर। रेयर का मीन्स है हल्का, हल्का, और डेंसर का मीन्स है गाढ़ा। ओके, जो चीज लाइट है, लाइट मीन्स हल्की है, उसको हम बोलेंगे रेयर, और जो गाढ़ी है, डेंसर है, उसको, जो संघनी है, उसको हम बोलेंगे डेंसर। तो एयर और ग्लास में से बच्चों रेयर कौन सा? एयर। ग्लास है डेंसर। वाटर और ग्लास में से रेयर कौन सा? वाटर है रेयर, ग्लास है डेंसर। ओके, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड मींस जब वो रेयर से किस में जाएगी? डेंसर में। तो एट दैट टाइम जब स्पीड डिक्रीज हो जाए तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि स्पीड डिक्रीज होने की वजह से रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो एट दैट टाइम रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड करेगी किस साइड को? नॉर्मल की ओर। ओके, तो सेकंड रिजल्ट है when speed of light is increased, जब इंक्रीज हो at that time means डेंसर से रेयर में जाए, डेंसर से रेयर में जाए, उस टाइम तो इंक्रीज होगी ना। तो बच्चों एट दैट टाइम हम क्या लिखेंगे? रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की ओर बेंड होगी, उससे दूर जाएगी। ओके, अब यहां पर इसके एंगल्स लिख ले कौन कौन से हैं। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलेंगे, फिर से जैसे पिछले वाले केस में था, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो आई थी रे, अब ये रे यहां पर जाकर स्ट्राइक करने के बाद रे गई ऐसे इस साइड को, ऐसे आई, यहां से ऐसे मुड़ गई। तो ये नॉर्मल और जो ये रे जा रही है, इन दोनों के बीच का एंगल, रे आई अब अंदर की ओर बेंड हुई, इस रे और इस नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्टेड कौन सा था? यहां पर जाकर ऊपर जो जाता था उसको रिफ्लेक्टेड बोलते थे, यहां पर एल आना था उसमें। अब यहां पर कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि अंदर गई हो रे। यहां पर ये जो एंगल है ये नॉर्मल है ऐसे, यहां पर भी नॉर्मल ऐसे है, तो ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल है। तो जो एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, तो ये भी एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही तो है। अब यहां से वो रे ऑफ लाइट आई, ये नॉर्मल ऐसे बना, इससे वो बाहर निकली, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। इसको हम लिखेंगे ई के साथ, इसको भी लिखेंगे आर के साथ, इसको भी आर के साथ, और इसको आई के साथ। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है, ये आई, ये आर, ये भी आर, और यहां पर ये ई है। जो रे ये आ रही थी, जिस साइड को ये आ रही थी, ये रे और ये वाली रे, क्योंकि ये एयर है, यहां पर भी एयर है, तो एयर में बच्चों रे ऑफ लाइट सीधी जाती है एक ही तरफ। तो यहां पर भी जैसे आ रही थी, जिस एंगल के साथ आ रही थी, जैसे मतलब ये आ रही थी, किसी साइड को आ रही थी, उसी साइड को ही यहां से बाहर निकलेगी। याद रखना,
मीन्स ये जो रे आ रही थी यहां पर मैंने इसको आगे बना दिया ऐसे, ओके, कि अगर ये ना होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे निकल कर आगे जाती। तो इसी रे ऑफ लाइट के साथ ये जो मैंने लाइट बनाई है इसके साथ ये रे जो बाहर निकली है ये पैरेलल निकलनी चाहिए, याद रखना इस बात को, क्योंकि ये एयर है, यहां पर भी एयर है, जहां जहां एयर होगी रे ऑफ लाइट एक ही तरफ जाती है। हाँ, थोड़ा सा यहां पर मुड़ गई है, फिर से बाहर निकली है, इसके साथ नहीं जाएगी पर यहां पर इसके पैरेलल जरूर जाएगी। तो अगर पैरेलल गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस एंगल के साथ यहां पर ये जो रे ऑफ लाइट आकर इंसिडेंट करी थी उसी एंगल के साथ यहां से बाहर निकली है। क्योंकि अगर ये पैरेलल है दोनों रे ऑफ लाइट, ये जो आ रही थी ये और ये दोनों पैरेलल गई है, याद रखना ये दोनों पैरेलल जाएंगी। पैरेलल गई तो इसका मतलब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, दोनों में नॉर्मल भी दोनों पैरेलल है, तो ये जो एंगल है ये भी क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब आई और ई ये दोनों भी क्या होते हैं, सेम। याद रखना इस बात को। क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया। ओके, तो ये आर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी इस आई के मुकाबले, आई ज्यादा बड़ा है, आर की वैल्यू क्या है, लेस है। तो इसका मतलब आई से आई बड़ा होगा आर से। ओके, तो ई भी जो है वो आई के बराबर है, तो इसका मतलब ई क्या होगा, वो भी बड़ा होगा आर से। याद रखना ये रिजल्ट्स है सारे बच्चों। ओके, याद रखना इसको। ओके, तो ये भी हमारा डन हो गया बच्चों। अब पढ़ना है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो थिंग्स बोली गई हैं इसको याद रखना, उसी के अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मारो स्क्रीनशॉट दे दीजिए इसका भी। डन। नेक्स्ट है बच्चों लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। पिछले वाले केस में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, अब कौन सा है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, रिफ्रैक्शन के लॉस कौन से हैं, फर्स्ट कौन सा लॉ है, इंसिडेंट एंगल, और जैसे पिछले वाले केस में हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, आई गई वापस, वो तीनों एक ही प्लेन के ऊपर क्या थे, लाई करते थे। अब यहां पर भी क्या होगा, वही लिखेंगे हम, वो क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और थर्ड है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस ग्लास के अंदर था, तो रे भी जो है वही रे जो एंगल बना रहे वो रे उस ग्लास के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ओके, वो रे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तीनों लाई एट दी सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, और वो प्लेन कौन सा होगा, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स, दोनों मीडियम्स का इंटरफेस। कैसे, ये मेरे पास क्या है, ये पूरा यहां पर ये ग्लास है, इसके अंदर ये ग्लास है, तो रे ऑफ लाइट आई ऐसे, यहां पर मैंने बना दिया नॉर्मल, तो ये ग्लास के अंदर गई तो थोड़ी अंदर की ओर बेंड हो गई, तो ये मेरे पास एंगल आ गया कौन सा, रिफ्रैक्शन, ये आ गया इंसिडेंट, और ये बन गया मेरे पास नॉर्मल, एन डैश। तो ये इस मीडियम के ऊपर ये प्लेन रहा, तो इसको हम बोलेंगे इंटरफेस। इस इंटरफेस के ऊपर ये तीनों क्या है, लाई कर रहे हैं, इंसिडेंट भी, नॉर्मल भी और रिफ्रैक्टेड रे भी। ओके, तो ये पहला लॉ हो गया। सेकंड लॉ कौन सा है, देखो उसमें था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, यहां पर नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, अलग अलग है। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों अलग अलग है, ये सेम नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे, समझाऊंगा क्या है ये, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो क्या है,
यहां पर साइन, साइन मीन्स क्या, रेशो, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। याद रखना ये चीज है। ये क्या है कि रेशो, रेशो कैसे, अभी क्या बोला हमने, रेशो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। रेशो, रेशो इन दोनों की किस किस के साथ, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर। आई क्या है, ये रहा, आर क्या है, ये रहा। ये दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं। कांस्टेंट मींस म्यू। अब ये म्यू क्या है, उसको हम कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, कि हमेशा जब कभी भी एयर में से ग्लास के अंदर रे ऑफ लाइट जाएगी, दोनों की जो रेशियो होगी साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर हमेशा किसी कांस्टेंट के बराबर होगी। कांस्टेंट मींस उसकी वैल्यू हमेशा, इन दोनों की रेशियो की वैल्यू हमेशा एक ही आएगी। एक मींस कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी हमेशा। जब कभी भी एयर में से इसके अंदर पास होगी लाइट, जहां इसमें से इसके अंदर पास होकर जाएगी, एट दैट टाइम हमेशा ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी ये कांस्टेंट होगी। ये म्यू की वैल्यू जो होगी ये हमेशा एक वर्ड ही आएगी, एक जितनी वैल्यू ही आएगी हमेशा। ये क्यों, ये क्या है, यही तो समझना है हमने। तो दूसरा लॉ है हमारा ये, और इस लॉ को हम बोलते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, याद रखना। तो ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस कि ये जो ग्लास है इस एयर के मुकाबले ये कितना डेंसर है। तो डेंसिटी बताएगा किसी भी चीज, किसी भी मीडियम की, वो कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर में से वाटर के अंदर रे ऑफ लाइट पास हो तो वो हमेशा इसमें से इसके अंदर पास करी, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये हमेशा एक ही रास्ता फॉलो करेगी। कभी भी इसमें से इसके अंदर पास हुई तो जो रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पे जाएगी। यहां पर इसमें से भी, एयर में से जब वाटर के अंदर पास होगी तो वो जो रास्ता है उसका वही रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब ये जो रे जैसे आई और जैसे इसके अंदर गई, जैसे आई इसके अंदर गई, तो सेम पाथ फॉलो होगा। जब कभी भी एयर और ग्लास होगा, जहां एयर जब वाटर होगा, तो रास्ता सेम ही फॉलो किया जाएगा हमेशा। तो वो चीज क्या बताई कि दोनों की रेशियो किसी कांस्टेंट के बराबर है, तो उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां स्नेल्स लॉ। ये बातें हैं, ये दोनों लॉ थे जो आपको याद रखने हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, इसको डाउट में नहीं आना। ये दोनों चीजें, इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीजें हमेशा, ये जो सेकंड हमारा पास लॉ था ये बताएगा कि जब कभी भी एयर में से ग्लास के अंदर जाएगी तो बच्चों रे अगर ऐसे आ रही है, इतना एंगल लेकर आई तो ये एंगल उसके साथ उतना ही रहेगा। अगर 45 डिग्री लेकर आई तो ये 30 है, तो मान लो 30 ही रहेगा हमेशा। जब कभी भी 45 डिग्री के साथ रेज आएगी तो यहां पर 30 ही बनेगा, क्योंकि ये चीज इसके साथ, दोनों की रेशियो के साथ ये जो चीज है ये कांस्टेंट है। ओके, अगर 40 के साथ आई तो मान लो एट दैट टाइम अगर ये 40 के साथ आ रही है तो उस वक्त ये 25 है, तो 25 ही रहेगा। कभी भी 40 के साथ आए तो इसके बीच में भी यही चीज रहेगी। अगर ये 30 के साथ आ रहा है तो ये बच्चों 22 डिग्री रहेगा हमेशा, जब कभी भी 30 के साथ रेज आएगी। तो ये चीज बताएगी कि ये चीज जो इसके साथ, ये जो ग्लास है एयर के मुकाबले कितना गाढ़ा है, कितना संघना है, कितना डेंसर है, कितना उसकी उस वैल्यू को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि क्या इंडेक्स है इसका, इस एयर के मुकाबले ग्लास का कितना रिफ्रैक्टिव है, कितना डेंसर है, कितना डेंसिटी है इसकी एज कंपेयर टू एयर, इस ग्लास की एज कंपेयर टू एयर इस वाटर की। याद रखना। ओके, अब ये दोनों चीजें आप दोनों में से देखो बच्चों, आप आई की वैल्यू ज्यादा होगी या आर की वैल्यू, आई की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, ज्यादा रहेगी ना बच्चों। जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको हमेशा आपने रखना है ऊपर। ओके, यहां पर आई की वैल्यू ज्यादा है, क्यों, क्योंकि रे किस में से पास होकर जा रही है, एयर से ग्लास के अंदर, एयर से वाटर के अंदर। तो यहां पर इन केसेस में यहां पर ये आई
ग्रेटर है एज कंपेयर टू आर, आई ग्रेटर है एज कंपेयर टू आर। ओके, बट अगर बच्चों ग्लास के थ्रू होकर सीधा ऐसे बोल दिया जाए कि ऊपर वाला कुछ भी नहीं है, आपको ग्लास के अंदर रे ऑफ लाइट आ रही है तो यहां से होकर पास बाहर निकले तो क्या होगी, जैसे ये आ रही है बाहर निकलेगी ऐसे, तो ये आई ई की वैल्यू ज्यादा होगी। यहां पर अब ऊपर वाली चीज हमारे पास नहीं है, सीधा इसके अंदर का था, तो ये चीज क्या होगी, ये आर होगी यहां पर सीधा, कि ग्लास के थ्रू होकर यहां पर जा रही है। तो आपको ये बात याद रखनी है, नॉट एज दिस आई और आर की वैल्यू याद रखो, आप ये बात याद रखो कि किसके अंदर एंगल ज्यादा होगा, किसके अंदर ज्यादा होगा, किसके अंदर कम होगा। ऑलवेज एयर के पास जाकर एंगल बढ़ता है, क्योंकि इस पे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो रे ऑफ लाइट बाहर को निकलेगी। ओके, अब मैं समझाऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे याद रखना है। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप इसका भी। तो ये हमारे पास लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन थे। अब पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके पास ये टॉपिक खत्म, आज का जो इंट्रोडक्शन थी। टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम लिखेंगे म्यू के साथ। ओके, इसको आपने एक तो समझ लिया अभी डेफिनेशन के अंदर कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, इसको भी हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किस किस चीज को देखेंगे वो देखना है। तो इन दोनों से आपको ये बात समझ में आ गई कि आई की वैल्यू एज कंपेयर टू आर ज्यादा है, तो इसका मतलब इस म्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो देखो अभी आप एक एग्जांपल है बच्चों, अगर एयर है और दूसरा मीडियम कोई है ही नहीं, इसका मतलब दूसरा भी कौन सा है, एयर ही है। दोनों के दोनों क्या है, एयर ही है, दूसरा मीडियम ही कोई नहीं है, तो रे किसी भी तरफ नहीं बेंड होगी, वो सीधी ही जाएगी। क्लियर है। ओके, तो यहां पर मैं लिखूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि बेंड ही नहीं किसी साइड हुई। ओके, बेंड किसी साइड भी नहीं हुई, तो यहां पर क्या होगा, जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू उसकी होगी, तो दोनों की वैल्यू सेम सेम, तो साइन ऑफ दैट सेम सेम वैल्यू होने के साथ वैल्यू आएगी 1। तो इसका मतलब ये एयर था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो नियरली 1 होता है हमेशा, क्योंकि एंगल जैसे रे आई बच्चों, जैसे अब यहां पर ये एयर है, ओके, दूसरा मीडियम भी एयर ही है, तो बच्चों जैसे अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो वो यहां पर ऐसे ही जाएगी सीधा, किसी भी तरफ बेंड नहीं होगी। तो जितना ये आई है उतना ही यहां पर ये आर होगा, ये उसका नॉर्मल हो गया, तो जितनी वैल्यू ये उतनी वैल्यू उसकी, तो सेम सेम वैल्यूज लिखी तो 1 वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये एयर है और यहां पर ये भी एयर था, तो मीडियम सेम होने के कारण वैल्यू सेम सेम रखी और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई, तो आई की म्यू की वैल्यू क्या बन गई 1। तो इसका मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमेशा 1। अब देखो अब क्या होगा, अगर ये एयर के मुकाबले ये दूसरा मीडियम क्या है, ये एयर ना होती, ये कौन सा होता, वाटर होता, तो जैसे अब ये रे ऑफ लाइट आती तो यहां पर आकर ये थोड़ी सी अंदर की और बेंड होनी थी, यहां पर आर ये आना था, ये हो गया नॉर्मल, ये इंटरफेस है। तो अब आई की वैल्यू ज्यादा होनी थी एज कंपेयर टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई की वैल्यू ज्यादा होनी थी एज कंपेयर टू साइन आर, तो ये रहा म्यू। ओके, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी थी, कि ये चीज की वैल्यू ज्यादा है पूरे की और ये चीज की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या आनी थी, इन दोनों की, इसकी वैल्यू ज्यादा इसकी वैल्यू कम, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब सबसे लाइटर, जहां आप सबसे रेयर चीज कौन सी है, वो एयर है, तो उसके बाद जब भी कोई मीडियम बनेगा बच्चों, उसका कोई भी हमारे पास मीडियम होगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो इसका मतलब जो बड़ी चीज है उसको ऊपर रखा गया, जो छोटी है उसको चीज को नीचे रखा गया, तभी इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन अब क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक तो डेफिनेशन आपने यहां से लिख दी, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है।
और इसको हम इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ओके, तो यहां पर इसकी वैल्यू लिखनी हो तो हम स्पीड के साथ भी लिख दें कि स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर जो होगी वो ज्यादा होगी। वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम किसी के अंदर भी जाए, जो क्योंकि सबसे लाइटर तो यही हुआ, एयर ही हुआ, सबसे रेयर ये है, बाकी सभी डेंसर है। तो अगर कोई भी मीडियम होगा वो एयर नहीं हो कोई और होगा, तो बच्चों उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा 1 से। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब मीडियम के अंदर स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो ये चीज की स्पीड ज्यादा, इसकी स्पीड कम, तो डिवाइड करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी ना। तो एक डेफिनेशन आपके पास वो थी और एक डेफिनेशन और हमने बना दी। वो कौन सी है? ये जो आपके सामने है। ओके, दोनों डेफिनेशन हमारे पास बनकर तैयार है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये दो हो गए। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू लिखेंगे तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और इसको अगर यहां पर एयर हो, ओके एयर है और यहां पर मीडियम है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मींस किसी भी चीज का अगर फाइंड करना हो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो हमेशा एक एयर रखी जाती है और दूसरा क्या रखा जाता है? वो मीडियम रखा जाता है। तो एट दैट टाइम चेक किया जाता है कि कितना बेंड हो गया। तो उसके लिए हम हमेशा अगर पहला मीडियम, ये मीडियम पहला, ये हमेशा एयर रखा जाए, दूसरा कोई मीडियम रखा जाए, तो एट दैट टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन कोई फर्क नहीं है। ओके, और अगर ये तो एक हो गया, अब यहां पर एयर ना हो मींस कैसे समझा जाए? मेरे पास एक मीडियम है ये, ओके, यहां पर ये पूरा पूरा क्या है? ये है मेरे पास ग्लास और यहां पर ये मेरे पास है वाटर। ये ऊपर मीडियम वाटर, नीचे है ग्लास। तो रे ऑफ लाइट आएगी यहां से, ऐसे आई। अब क्या होगा? ये ग्लास है, ये वाटर है और ये ग्लास है। ये पूरा पार्ट वाटर है, ये पूरा ग्लास है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब संगड़ा कौन है दोनों में से? डेंसर ये है, गाढ़ा ये है, ग्लास है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी, तो वो थोड़ी अंदर की ओर हो जाएगी। तो ये आई ज्यादा और यहां पर ये आर की वैल्यू कम, आर का एंगल कम होगा। तो इस टाइम इस केस में भी देखेंगे, अब यहां पर एयर तो कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे वो वैल्यू किसकी होगी? देखो, अब स्पीड ऑफ लाइट, अब म्यू की वैल्यू देखनी है, तो म्यू है, तो इसका मतलब यहां पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा। म्यू की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है? ज्यादा, 1 से ज्यादा आएगी। तो 1 से ज्यादा कैसे आएगी? यहां पर फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जब वैक्यूम था, इसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो ज्यादा की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और कम वाले की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी, तभी इसकी वैल्यू म्यू की 1 बनेगी, 1 से ज्यादा बनेगी। तो यहां पर ज्यादा स्पीड किसमें है? वाटर में है। तो क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जिसमें स्पीड ज्यादा है उसको ऑलवेज लिखोगे आप ऊपर, जिसकी कम है उसको ऑलवेज लिखोगे आप नीचे। इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, बस ये बात ध्यान रखना। तो इस डेफिनेशन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो डेफिनेशन थी जिसमें एक एयर है या वैक्यूम है और दूसरा कोई मीडियम है, उस चीज की डेफिनेशन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना। तो देखो, अब म्यू की वैल्यू ऑलवेज, म्यू है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से कम नहीं है किसी की भी। तो इसका मतलब ऑलवेज बड़ी वाली चीज ऊपर लिखनी है बच्चों, कभी भी छोटी वाली चीज ऊपर लिखकर बड़ी नीचे मत लिखना, क्योंकि वैल्यू एट दैट टाइम क्या हो जाएगी? अब देखो, आप ऐसे लिख दो यार, छोटी चीज, छोटा एंगल होगा ऊपर लिख दो और जो बड़े वाला एंगल उसको नीचे लिख दिया। अगर आप ऐसे कर दोगे तो इस वाले केस में क्या होगा? इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? वो 1 से छोटी होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखोगे आप? हमेशा याद रखना, म्यू की वैल्यू होगी साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। जब आप इसमें भी देखोगे कि बड़ा एंगल कौन सा, जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दो भाई, बस। इन दोनों में से बड़ा कौन सा? ये होगा, क्योंकि ये अब रे ऑफ लाइट ग्लास के अंदर बेंड होगी टूवर्ड्स से नॉर्मल, तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये एंगल कम हो गया। सिंपल बात, ये याद रखो, बेसिक थिंग्स याद रखो, आगे चलेंगे। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर हो गया, ये म्यू आ गया। अब म्यू की वैल्यू इस वाले केस में
ग्रेटर देन 1 हो रही है, यस, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। और साथ में भी क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, जो रेयर होगा दोनों में से। अब ग्लास और वाटर में से रेयर कौन सा, वाटर था, तो उसको ऊपर लिख दिया, नीचे लिखेंगे स्पीड इन डेंसर, ऊपर स्पीड इन रेयर और नीचे स्पीड इन डेंसर। क्योंकि रेयर में स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर में स्पीड कम होगी, ये भी चीज म्यू के बराबर है। तो ये तीन थिंग्स का एक डेफिनेशन बनती है, म्यू इक्वल साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, या स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर। तो ये था बच्चों जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ना था, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ ली। आज के लिए बस इतना ही। अब करेंगे हम आगे चल करके लेंसेज के अंदर से अगर रे ऑफ लाइट पास होगी तो वो कैसे पास आउट होती है। सॉरी। तो इस बात को आप ध्यान में रखना बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, कुछ नहीं, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। लाइफ को क्या करना है, एंजॉय, ख्याल करो, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, समय के पढ़ना, कॉपी पे प्रॉपर्ली नोट्स बनाना। अगला लेक्चर जल्दी लेंसेज के थ्रू हम रे ऑफ लाइट को पास करके आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। खुश रहो। स्क्रीनशॉट मार लो बच्चों जल्दी से।